Hello everyone, good morning. I am Nandini. Welcome to our channel Wi-Fi Study with Nandini, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 26 फेब के करंट अफेयर। और हो सकता है कि आज का सेशन थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ थी जिसको हमने कवर करा है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे विश्व पुस्तक मेला 2023 के बारे में, जिसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक, और जिसकी थीम है आजादी का अमृत महोत्सव। जैसा कि आप लोगों में देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है G20 के देश इसमें शामिल हैं। साथ में ही जो फ्रेंच लैंग्वेज है यानी फ्रांस के सहयोग से इस विश्व पुस्तक मेले को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव। और आकर्षण के केंद्र आप देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। बाल मंडप है, लेखक मंच है, युवा मंच है, इनसे रिलेटेड बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर मैं फ्रांस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर इस मेले में आपको द फ्रेंच पेवेलियन एक कॉर्नर मिल जाएगा, जो फ्रेंच उपन्यासकार सिमोन लॉमार्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है। साथ में ही 16 फ्रांसीसी लेखकों का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हो रहा है, और फ्रांस के राजदूत एमेन्युअल लैनिन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केरल के बारे में। केरल क्या कर रहा है? केरल का जो शहर है, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, गुरुवायूर, वहां पर गुरुवायूर सीवरेज परियोजना चल रही है। और इस परियोजना में रोबोटिक तकनीक का प्रयोग करके मैनहोलों की सफाई करी जा रही है। तो इस तरीके से जो केरल राज्य है वो पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने रोबोट के माध्यम से अपने मैनहोलों की सफाई करवाई है, और 24 फरवरी को ऐसा किया गया है। परियोजना कौन सी चल रही थी? गुरुवायूर सीवरेज परियोजना। अच्छा, आपको बता दूं तो ये जो रोबोटिक है, यानी ये जो केरल का रोबोटिक है जिसके माध्यम से मैनहोलों की सफाई की जा रही है, इसका विकास केरल स्थित जेनरोबॉटिक्स के द्वारा किया गया था। और इसको केरल स्टार्टअप मिशन के द्वारा आयोजित हडल ग्लोबल 2022 कॉन्क्लेव में केरल प्राइड पुरस्कार भी मिला था इस रोबोट को। अभी जो ये रोबोट है आपको भारत के 17 राज्यों और तीन तीन केंद्र शासित प्रदेश के शहरों में मिल जाएगा। और सबसे पहली जो स्टार्टिंग करी गई है वो कहाँ से करी गई है? केरल से करी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ITI लिमिटेड के बारे में, जिसने अपना CMD बनाया है राजेश राय को। अगर हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, और इसकी स्थापना 1948 को करी गई थी। और अभी ये भारत में 17 जगहों पर काम कर रही है। साथ में ही जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये जो है स्पेशली कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करती है, यानी दूर संचार से रिलेटेड कंपनी है। पहली बात करेंगे हम कि GCC देशों में बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने लुलु हाइपर मार्केट के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है। इसका मतलब एक MAU सिग्नेचर करा गया है। उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? एपीडा शामिल है, और साथ में GCC शामिल है, और तीसरा है लुलु हाइपर मार्केट शामिल है। अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं और ये भी सोच समझने की कोशिश करते हैं कि बाजरा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करने की बात कही है, और इसी के तहत बाजरा से रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम भारत में भी चलाए जा रहे हैं। और इसको विदेशों में भी, यानी गल्फ कंट्रीज में भी इस तरीके के कार्यक्रम को चलाने के लिए, बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उसका जो प्रोडक्शन है, साथ में ही उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। अब एपीडा क्या है? तो भारत का एक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, जिसका नाम है एपीडा। GCC क्या है? तो खाड़ी सहयोग देश है, यानी गल्फ कंट्रीज, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। इन इन देशों को मिलकर क्या बनता है? GCC बनता है। और लुलु हाइपर मार्केट क्या है? तो लुलु हाइपर मार्केट एक तरीके से एक खुदरा हाइपर मार्केट श्रृंखला है, जो स्पेशली इन देशों में, यानी जो खाड़ी के देश है, वहां पर स्टोर और शॉपिंग मॉल संचालित करता है। तो इसीलिए टाई अप करा गया है बाजरे के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, उसके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और उसके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 मनाया जा रहा है, और इस कार्यक्रम का ही एक भाग के रूप में इसको करा जा रहा है। तो एपीडा 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बाजरा के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, जिसमें गल्फ फूड 2023 भी शामिल है।
अच्छा, अब मैप में आप गल्फ कंट्रीज को देख सकते हैं। आप सऊदी अरब देख सकते हैं, आपको ओमान दिखेगा, आपको कतर दिखेगा, आपको कुवैत दिख रहा है, आपको बहरीन दिख रहा है। तो यानी ये जो खाड़ी के देश है, इनके साथ में समझौता करा गया है। क्लियर हो गई इतनी बात। खाड़ी सहयोग संगठन यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल क्या है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 25 मई 1981 को हुई थी और इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में है। जीसीसी फारस खाड़ी से घिरे देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। यानी जो ये क्षेत्रीय समूह दिख रहा है, ये क्या है, ये खाड़ी सहयोग परिषद है एक तरीके से। और फारस की खाड़ी से घिरे हुए देशों का एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें ये वाले देश शामिल हैं। कौन से? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। और इस समय जो वर्तमान महासचिव हैं, बहरीन के अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जायनी है। मतलब इस खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव का नाम क्या है? बहरीन के हैं अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जायनी। एपीडा क्या है? तो एपीडा के बारे में जैसा कि हमने कहा था, देखो एपीडा जो है, पहले ये भारत का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है इसके अधीन काम करता है। और इसका जो पूरा नाम है वो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा। यानी एक्सपोर्ट करने का काम है, निर्यात को विकास करने का काम है, निर्यात को बढ़ावा देने का काम है। अब निर्यात किस चीज की? जो किसान पैदा करेगा, पैदा करने में किसान के द्वारा जो कुछ भी उपज है, ठीक है, चाहे वो उसका प्रोडक्ट है, चाहे वो उसकी उपज है, उसको बेचना, इंटरनेशनल मार्केट में उसका व्यापार बढ़ाना, किसानों को सुविधाएं प्रदान करना, ये पूरा काम एपीडा का है। साथ में ही इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर एम अंगमुथु हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसके बाद लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एस एफ ए सी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, लघु कृषक के लिए काम करेगा, सीमांत कृषक के लिए काम करेगा, उनके हितों के बारे में बात करेगा, उनको जो है कंपनियों से टाई अप करेगा, उनके उत्पादन के लिए मार्केट तैयार करवाएगा। और साथ में ही ये जो ई प्लेटफॉर्म है, यानी जो चीजें डिजिटली हो रही हैं, उसके उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। अच्छा, अगर हम दिल्ली किसान मंडी और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के बारे में बात करें, तो ये दोनों योजनाएं ई प्लेटफॉर्म पर लागू हो चुकी हैं। और इस संघ के माध्यम से कोशिश करी जा रही है कि ऑनलाइन काम किया जाए, डिजिटली काम किया जाए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। और अभी वर्तमान में एसएफएसी के साथ लगभग 100 ईपीओ और एफपीसी रजिस्टर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 24 फरवरी 2023 को लेफ्टिनेंट जनरल आर एस रीन ने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार संभाला है। और ये 1986 बैच के अधिकारी रहे हैं। साथ में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के ये छात्र रहे हैं। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर से अपनी बीई इलेक्ट्रिकल में पूरी करी है। डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस या डीजीक्यूए क्या है? तो सबसे पहले तो ये रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन काम करता है, एक सेवा संगठन के रूप में। साथ में ही भारतीय वायुसेना के लिए जो उसके उपयोग की जो भी चीजें हैं, उपकरण है, चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड की हो, चाहे वो प्राइवेट फील्ड की हो, उसकी गुणवत्ता की जांच करना, एक स्टोर की तरह काम करना, एक जो स्टोर है उसकी गुणवत्ता और उसके सामान की गुणवत्ता की जांच करना और उस पर आश्वासन देना, इसकी जिम्मेदारी होती है। तो उसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल आर एस रीन को। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, कौन है ये? नरेंद्र मोदी। और साथ में जर्मनी के चांसलर हैं जिनका नाम है ओलाफ शोल्ज। तो जो ओलाफ शोल्ज है, जर्मनी के चांसलर हैं, 25 और 26 फरवरी को भारत की यात्रा पर थे। तो जब ये भारत की यात्रा पर थे तो इनके बीच में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में समझौता हुआ है। किस चीज को लेकर हुआ है? जर्मनी 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत के साथ $5.2 अरब का सौदा करेगा। यानी पनडुब्बियों का निर्माण करने के फील्ड में समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। भारत के पास जो 16 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं उसमें से भारत चाहता है कि 11 पनडुब्बियों को चेंज किया जाए, क्योंकि वो काफी पुरानी हो गई हैं, लगभग दो दशक है उससे भी पुरानी हो गई हैं। तो इसलिए भारत ऐसा कर रहा है। और साथ में हिंद महासागर में जो चीन की बढ़ती उपस्थिति है उसके लिए पनडुब्बियों की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। तो इस फील्ड में काम करते हुए भारत ने ऐसा करा है। ये है कौन? ये है मुक्केबाज है, एक कोच है जिनका नाम है त्रिमित्री दिमित्रुक, जिनको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी बीएफआई ने
अपने लिए, अपनी टीम के लिए महिला और पुरुष दोनों ही राष्ट्रीय टीम के लिए विदेशी कोच के रूप में नियुक्त करा है। त्रेमू तुक पिछले 12 वर्षों से आयरिश एथलेटिक बॉक्सिंग एसोसिएशन में हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में कार्य कर रहे थे। ये 47 इयर्स के हैं और अब इनको भारत के महिला और पुरुष दोनों जो वर्ग हैं उनके लिए कोच नियुक्त किया गया है BFI की तरफ से। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, ये भारत की एक पनडुब्बी है जिसका नाम है INS सिंधु केसरी। और ये कहाँ पर गई है, तो इसको इंडोनेशिया में भेजा गया है। क्यों भेजा गया है, उसके पीछे का कारण ये है कि जो चीन है वो दक्षिण चीन सागर में जकार्ता इंडोनेशिया के संघर्ष के बीच में भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी को इंडोनेशिया भेजा गया है। हालांकि जो दक्षिणी चीन सागर वाला एरिया है, जो ये आसियान देश है, उसका जो दौरा है भारत की पनडुब्बियां करती रहती हैं, लेकिन लंबी दूरी के लिए पहली बार तैनात किया गया है INS सिंधु केसरी को। और स्पेशली जो रीजन दिया गया है वो यही रीजन बताया गया है कि जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें चीन जो है परेशान करता है आसियान देशों को, स्पेशली इंडोनेशिया के पास वाला एरिया है उसमें। INS सिंधु केसरी 3000 टन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है और इसकी जो कैपेबिलिटी है वो देश की पानी के भीतर युद्धक कैपेसिटी को दर्शाती है। अब हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण कर लिया है। और इस विद्युतीकरण के कंप्लीट होने के बाद में जो इनका एम था भारतीय रेलवे का, भारतीय रेल मिशन 100% विद्युतीकरण, उसमें से 85% को कंप्लीट कर लिया गया है। और लगभग जो भारतीय रेलवे की 6 जोनल रेलवे हैं उसमें ये काम कंप्लीट कर लिया गया है। वो एरिया कौन से हैं, पूर्वी तटीय रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे में विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। और यह दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बन गया है। अब इस नेटवर्किंग से क्या होगा, इस नेटवर्किंग से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी, टाइम कम लगेगी, कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ेगी और कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, जिसने फॉस्फर जिप्सम का प्रयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में बात करी गई है। और इसके लिए इसने जो है टाई अप करा है किससे, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। अब ये जो टाई अप हुआ है इसमें क्या करा जाएगा, उर्वरक जो विभाग है यानी उर्वरक जो कंपनियां हैं वो फॉस्फर जिप्सम बनाती हैं और उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसके माध्यम से सड़क बनाया जाएगा। जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है उसने जो है इस तरीके के सड़क का मूल्यांकन करा, फिर अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि फॉस्फोर जिप्सम की मदद से रोड बनाई जा सकती है। 3 साल की अवधि के लिए सड़क निर्माण के लिए फॉस्फोर जिप्सम अपशिष्ट पदार्थ को मान्यता दे दी गई है, यानी 3 साल तक इसका प्रयोग किया जाएगा सड़कों को बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉस्फोर जिप्सम यानी NHAI के बारे में। NHAI देखो क्या कर रही है, तो अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि प्लास्टिक अपशिष्ट के रूप में जब प्रयोग करा जाता है सड़क के निर्माण में तो सड़क काफी टिकाऊ बन रही है। तो इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है अपशिष्ट प्लास्टिक को, क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक जो है नष्ट नहीं हो सकती, इसको जला नहीं सकते। अगर हम जलाएंगे तो एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी और रासायनिक तत्व इससे निकलते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। साथ में ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के निर्माण में 1.2 करोड़ क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया, यानी फ्लाई ऐश का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कोयले के दहन से सूक्ष्म अवशेष निकलता है, उसका भी निर्माण किया जा रहा है। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उसके माध्यम से सड़कों का निर्माण करने के लिए काम किया जा रहा है NHAI के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाइटफील्ड ने ग्लोबल लेबर रेसिलेंस इंडेक्स यानी लचीलापन, रेसिलेंस मतलब लचीलापन इंडेक्स 2023 जारी करा है। किस मामले में लचीलापन, श्रम बाजार में लचीलापन, श्रमिकों के लिए लचीलापन। तो ये जो लिस्ट जारी करी गई है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल लेबर रेसिलेंस इंडेक्स 2023 जारी करी गई है। और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं स्पेशली जो है इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, इकोनॉमिकल जो कैपेबिलिटी है उसका आकलन किया जाता है और एक अपने ही तरीके का एक लिस्ट जारी करी गई है।
जिसमें हम देखते हैं कि सबसे ऊपर पहले नंबर पर जो श्रम मामले में लचीलापन देश है वो कौन सा है। डेनमार्क दिखेगा आपको, फिर स्विट्जरलैंड दिख रहा है, फिर जर्मनी दिख रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो लिस्ट है इसमें स्पेशली यूरोप के देश नंबर 1 पर हैं और फिर आपको कुछ एशिया के देश भी मिल जाएंगे। और यूरोप और एशिया के देश अधिक लचीलेपन होते जा रहे हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में जो लचीलापन है, रेसिलेंस की जो मात्रा है वो क्या है, स्थिर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 24 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 5 सहकारी बैंकों की बिगड़ती जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये जो बैन है वो कितने दिन के लिए लगाया गया है, तो 6 महीने के लिए लगाया गया है। अच्छा, जो प्रतिबंधित बैंक है, कुछ ऐसे बैंक हैं जिससे ग्राहक अपने पैसे नहीं निकाल सकते। जब वो बैंक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। HCBL सहकारी बैंक है, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, शिमसा सहकारी बैंक नियमित। हाँ, इनसे पैसे नहीं निकाल सकते ग्राहक, है ना। और जो है दूसरे बैंक जैसे उराव कोंडा सहकारी टाउन बैंक है, शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक है, इससे ग्राहक 5,000 रुपए तक निकाल सकते हैं और इनको बैन कर दिया गया है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो क्या थी, खराब होती जा रही थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में, जिसको S&P प्लेट्स द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और ऊर्जा व्यापारियों के रूप में स्थान दिया गया है, यानी टॉप पर है एनटीपीसी। किस इंडेक्स में, किस रैंकिंग पर है, नंबर 1 पर है। और साथ में 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनियां थी और उसमें नंबर 1 पर इसको रखा गया है। S&P ग्लोबल कमोडिटी इंसाइट्स में। और ये जो है 4 फील्ड्स में इसके लिए बात करी गई है, जैसे परिसंपत्ति मूल्य, टैक्सेशन कितना करा गया है, प्रॉफिट कितना हुआ है, इन्वेस्ट कितना हुआ है। भारत में जितना भी विद्युत उत्पादन होता है उसका 24% एनटीपीसी के द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एंटी मनी ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच गॉड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने 24 फरवरी को रूस की सदस्यता को समाप्त कर दिया है, निलंबित कर दिया है यूक्रेन युद्ध के कारण। इनका कहना है कि यूक्रेन पर जो आक्रमण किया गया है रसिया के द्वारा वो अवैध है, अनुचित है, अकारण है, इसलिए इसकी सदस्यता को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को डर्टी मनी ग्रे लिस्ट में शामिल करा गया है और कंबोडिया और मोरक्को को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके पीछे का जो विजन होता है, जो उद्देश्य होता है, वो देखते हैं कि कोई भी देश अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को किधर लगा रहा है। अगर वो टेरर में तो नहीं लगा रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में तो नहीं लगा रहा है। तो इस वजह से लिस्ट भी दी गई है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी लिस्ट होती है और कैसे कैसे शामिल किया जाता है देशों में। नेक्स्ट हम बात करेंगे FTF के गठन के बारे में। इसका जो गठन है 1989 में पेरिस में G20 देशों की बैठक में किया गया था। स्पेशली जो इसका टॉपिक होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दे होते हैं, जो दुनिया भर के देशों को देखते हैं और लिस्ट तैयार करते हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में, जो OECD यानी आर्थिक सहयोग विकास संगठन के मुख्यालय में ही स्थित है। और इसका जो अधिवेशन होता है वो पूरे साल में 3 बार कराया जाता है। इसमें जो है वर्तमान में 39 सदस्य देश हैं। भारत ने 2010 में इसको ज्वाइन करा था, यानी इसका पूर्ण रूप से सदस्य 2010 में बन गया था। सिंगापुर के जो KT राजा कुमार हैं वो FATF के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने जुलाई 2022 से अपने जो कार्यभार है उसको संभाला था। अब इसकी जो लिस्ट है उसमें ग्रे लिस्ट होती है और ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट में वो देश शामिल होते हैं, वो क्षेत्र शामिल होते हैं जो आतंकी फंडिंग करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होते हैं। ग्रे लिस्ट में वो लोग होते हैं या वो देश होते हैं जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन कर रहे हैं, या जिनको इन चीजों के लिए सुरक्षित माना जाता है। टेरर फंडिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिनको सुरक्षित माना जाता है वो ग्रे लिस्ट में शामिल होते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ग्रे लिस्ट में नाइजीरिया को, दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया है और कंबोडिया को हटा दिया गया है। अच्छा, अगर कोई भी देश FATF की सूची में शामिल हो गया है, उसकी लिस्ट में शामिल हो गया है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसको तो सबसे पहले आर्थिक प्रतिबंध लग जाता है उसके ऊपर। और वर्ल्ड बैंक जो ADB है और IMF उसको पैसे नहीं देती है, उसको ऋण नहीं देती है।
इसके अलावा हाँ, और दूसरी चीज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ जाती है उसके, और उसका अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार भी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिल गेट्स के बारे में, जिसने 902 मिलियन डॉलर में हेनकेन में हिस्सेदारी खरीदी है। कहां पर खरीदी है? हेनकेन में। हेनकेन क्या है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनी है, शेयरधारक है हेनकेन होल्डिंग एनवी। वहां से इन्होंने 902 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे HCA में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है? तो SS राजामौली डायरेक्टेड फिल्म है RRR को दिया गया है। कहां पर दिया गया है? तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार मिला है। साथ ही जो है इसको और भी फील्ड में पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म के रूप में, सर्वश्रेष्ठ स्टंट के रूप में, और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत नाटू नाटू के लिए। अच्छा, नाटू नाटू को हमने पढ़ा था कि इसको जो है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड भी मिला था, है ना। साथ में ही नाटू नाटू के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब जीता था, ये हमने बात करी हुई है। और ये बहुत ही खुशी की बात है RR मूवी के डायरेक्टर के साथ साथ में उसकी पूरी टीम के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, तेल और गैस क्षेत्र में समझौता किया गया है, एक MOU पर हस्ताक्षर कराया गया है भारत और गुयाना के साथ में। किस लिए करा गया है? दक्षिण अमेरिकी देश है गुयाना, और साथ में दीर्घकालिक कच्चे तेल की खरीद और अपस्ट्रीम क्षेत्र में निवेश के लिए, इन्वेस्ट के लिए ऐसा करा गया है। मैप में आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका का देश है गुयाना। और साथ में आपको बता दें कि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है तेल के लिए। लगभग 85% का जो तेल है भारत वो विदेशों से आयात करता है, और लगभग जो 10% का हिस्सा है वो लैटिन अमेरिका और करेबियाई देशों से आयात करता है ना। तो इस मामले में टाई अप करा गया है दोनों देशों के बीच में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यमुनोत्री धाम के बारे में, जहां पर रोपवे स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। देखो, जब यमुनोत्री की यात्रा स्टार्ट करते हैं खरसाली गांव से, तो लगभग 5.5 किलोमीटर की यात्रा होती है पैदल की, जिसको कंप्लीट करके तीर्थयात्री जाते हैं यमुनोत्री धाम तक। अब क्या किया जा रहा है कि 3.38 किलोमीटर का एक रोपवे बनाया जाएगा, जिससे जो यात्रा है, जहां पर 2 से 3 घंटे यात्री लगाते थे, वो यात्रा 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो रोपवे है उसमें जो लागत आएगी बनाने में, वो 166.82 करोड़ रुपए की आएगी। जो ये रोपवे है वो PPP मॉडल पर काम करेगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की वर्षगांठ पर। विश्व बैंक ने यूक्रेन को 2.45 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा करी है, यानी विश्व बैंक समर्थन कर रहा है यूक्रेन का, और उसके बजट के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2.5 बिलियन डॉलर का वित्त पोषण या अनुदान प्रदान करा जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। भारत 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में उभरा है, यानी 7वां सबसे बड़ा देश बन गया है 2023 में भारत क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसको 7.37 का स्कोर मिला हुआ है। सेकंड नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसको 7.07 का स्कोर मिला हुआ है। और थर्ड नंबर पर ब्राजील है, जिसको 6.81 स्कोर मिला हुआ है। और 7वें नंबर पर अब आ गया है भारत 2023 में। नेक्स्ट बात करते हैं, भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं राजकुमार जिग्मे वांगचुक। ये सिर्फ 7 साल के हैं और पहले जो है नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी पाने वाले नागरिक बने हैं। भारत के आधार कार्ड की तरह ही ये कार्ड है, और 2021 में नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई थी भूटान में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गुजरात विधानसभा ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक पारित करा है। और इसके पहले हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश ने ऐसा करा था। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने पर रोक लगाने के उद्देश्य से करा गया है एक विधेयक पारित करा गया है 23 फरवरी को। इस विधेयक के तहत जो लोग शामिल होंगे धांधली कराने में, पेपर लीक कराने में, उनको 10 साल का कारावास हो सकता है, और 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी उनके ऊपर लग सकता है।
साथ में ही ये जो विधेयक है वो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के द्वारा पेश किया गया था, अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2023। और जो छात्र इसमें इन्वॉल्व होंगे, यानी जो परीक्षार्थी अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास हो सकता है और कम से कम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लग सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत जैव विविधता चैंपियन के रूप में उभर सकता है। उसके पीछे का कारण बताया गया है कि भारत जो है दुनिया की 17% आबादी यहाँ पर रहती है और साथ में ही दुनिया की जैव विविधता हॉटस्पॉट का 17% का हिस्सा भारत में पाया जाता है। जैव विविधता हमारे जैविक संसाधनों की विविधताओं को और दुनिया के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मॉन्ट्रियल कनाडा में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन किया गया और हमारे ग्रह की जैव विविधता के मूल्य के लिए एक मजबूत मामला बनाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे फेडरल बैंक के बारे में, जिसने अपने अल्वा कार्यालय में 100 KWP का सौर संयंत्र स्थापित किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो केरल के कोच्चि के अल्वा में है। ठीक है ना। अगर हम बात करें फेडरल बैंक का, तो एक ये निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी एक प्राइवेट बैंक है और देश भर में अपने कार्यालय और शाखाओं में सौर पैनल स्थापित कर रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना और एक तरीके से ऊर्जा के लिए स्थायी रूप से सौर पैनल का इस्तेमाल करना। फेडरल बैंक के बारे में बात करेंगे तो ये जो है फेडरल बैंक लिमिटेड भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्य कार्यालय केरल कोच्चि अल्वा में है। भारत में इसकी 1336 शाखाएं हैं और इसके अलावा ये दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत और ओमान में काम कर रहा है कार्यालयों के माध्यम से। साथ में दुनिया भर के 110 से अधिक बैंकों और एक्सचेंज कंपनियों के बैंक के साथ प्रेषण समझौता भी है, यानी उसके साथ मिलकर समझौते के तहत ये काम भी कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में, जिसने वित्त वर्ष 2023 में कुल 26,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण किया है। मुद्रीकरण क्यों किया जाता है? उसके पीछे का कारण ये है कि अगर गवर्नमेंट की आय कम है तो उसके लिए एक कमाई का एक आसान जरिया होता है। इस जरिए के माध्यम से जो गवर्नमेंट की संपत्ति है उसको प्राइवेट कंपनियों को कुछ टाइम के लिए लीज पर दिया जाता है। तो लीज पर देने की वजह से इन संपत्तियों से पैसा मिलता है गवर्नमेंट को। तो इस उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है और जो तैयार की गई संपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं गवर्नमेंट की, वो 26,000 करोड़ रुपए की हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। 1 अप्रैल 2023 से एनपीएस के नए नियम लागू हो रहे हैं सब्सक्राइबर्स के लिए। सबसे पहले कि जो एनपीएस से रिलेटेड जो भी काम है वो कौन देखता है? तो पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए देखता है। एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेंशन सिस्टम है। अब एनपीएस नियम में बदलाव क्या किया जा रहा है कि 2023 से लागू होगा और किस लिए लागू होगा? अंशधारकों के हित में वार्षिक आय के शीघ्र भुगतान के साथ उन्हें लाभान्वित करने के लिए 1 अप्रैल 2023 से कागजात अपलोड करना आवश्यक होगा। यानी कुछ कागजात होंगे जो अपलोड करने होंगे फॉर्म भरने के साथ साथ में, और वो कागजात क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए जो बदलाव किए जा रहे हैं उसमें हम देखें क्या क्या किया जा रहा है। सबसे पहले तो निकासी के लिए जो फॉर्म भरा जाएगा, यानी जो आप एनयूटी प्लान कर रहे हैं, खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं, आप पैसे अपने निकालने चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और साथ में ही जो भी आपकी पहचान है, पहचान से रिलेटेड आपका निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, बैंक खाते का जो प्रमाण है वो, और साथ में PRAN कार्ड जो आपको दिया गया है ना, कोई भी पहचान या कार्ड दिया गया है उसकी जो प्रति है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। वित्त वर्ष 2023 1 अप्रैल से ये लॉन्च हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो पेपरलेस मोड में काम करना है, यानी पेपरलेस मोड में ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना, डिजिटली काम करना इसका उद्देश्य है। निकास अनुरोध जमा करते समय अभिदाता को यानी ग्राहक को क्या करना पड़ेगा? तो अपना केवाईसी दस्तावेज, साथ में PRAN कार्ड या ई प्राण है उसकी एक प्रति, बैंक दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा। यानी ये एक आवश्यक दस्तावेज है जिसको
जमा करना बहुत जरूरी है, जिसको अपलोड करना बहुत जरूरी है। इसी के माध्यम से जो ग्राहक है वो अपने पैसे निकाल सकता है, जो कर्मचारी है वो अपने पैसे निकाल सकता है। अच्छा, लास्ट में जब ओटीपी आएगी और ओटीपी मोबाइल नंबर ईमेल पर आएगी और उसको जब वेरीफाई कर दिया जाएगा कर्मचारी के द्वारा और साथ में ई साइन कर दिया जाएगा, ई हस्ताक्षर कर दिया जाएगा, उसके बाद में ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना या एनपीएस के बारे में बात करें तो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस कहा जाता है। स्पेशली जो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, भविष्य में उनके पास जो पैसा कुछ बचा रहे, उस उद्देश्य से बनाया जाता है, जो उनके रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद में दिया जाता है। एनपीएस के तहत कुछ अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट फर्म की तरफ से और कुछ अमाउंट जो है जो कर्मचारी है उसके माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना से रिलेटेड जो जरूरी चीजें हैं वो क्या है। तो देखो, जो भी पैसा अकाउंट में इकट्ठा होता है, ठीक है, उस पैसे को जो फर्म है वो शेयर मार्केट में लगाएगी या फिर जो सरकारी बॉन्ड खरीदेगी या फिर बाजार के अकॉर्डिंग लगाने से क्या होता है कि जो भी ग्रोथ होगी बाजार की या जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को इंक्लूड करके जो कर्मचारी है उसको पैसा दिया जाता है सेवानिवृत्ति के बाद में, जिससे वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आईएसएस पर फंसे। आईएसएस मतलब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 अंतरिक्ष यात्री फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए, उनको वापस लाने के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रोसकॉसमोस, उसने जो है सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ये अंतरिक्ष यान सोयूज MS-23 पोत को कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा जाएगा। और आपको बता दूं कि इसके पहले MS-22 कैप्सूल गया था और उसके कूलिंग सिस्टम में रिसाव हो गया था, जिसके माध्यम से ये जो 3 यात्री थे वो लौट नहीं पाए थे पृथ्वी पर। तो इन्हीं को वापस लाने के लिए MS-23 सोयूज भेजा जा रहा है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के द्वारा। अच्छा, ये जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के अनुसार जो ये तीनों सोयूज MS-23 यान सितंबर में पृथ्वी पर लौटेगा। यानी वापस ये कब लौटेगा, भेजा भी जाएगा और लौटेगा कब वापस, तो सितंबर में लौटेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के बारे में बात करें तो ये बहुराष्ट्र निर्माण परियोजना है जो मानव द्वारा अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना के रूप में काम कर रही है। इसका जो निर्माण है वो 1998 में और 2011 के बीच में पूरा हुआ था। यानी इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1998 में करी गई थी और 2011 में ये पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया था। इसमें जो देश हैं वो कौन कौन से देश काम कर रहे हैं, तो उसमें यूरोप के देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रसिया है, कनाडा है और जापान है। और इनके सहकारी कार्यक्रम है, यानी ये साथ में मिलकर इस अंतरिक्ष एजेंसी के लिए काम करते हैं। मई 2022 तक 20 देशों के 258 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया था। यानी अभी तक जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 258 व्यक्ति जा चुके हैं 20 देशों के। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, DY चंद्रचूड़। उन्होंने 23 फरवरी को घोषणा करी है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों के लिए तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाएगा। अब ये तटस्थ उद्धरण प्रणाली क्या है, जो रेफरेंस दिया जाता है उस रेफरेंस को एक व्यवस्थित तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरेंज किया जाएगा और जो भी निर्णय हुए हैं उसको क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज में निर्णय आए हुए हैं उनको अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी इसको अनुवाद किया जाएगा। इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि दिल्ली, केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों ने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है और अब इसी प्रणाली पर आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट भी काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2900 निर्णयों का अब तक अनुवाद किया जा चुका है और लगभग 30,000 फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे। और साथ में ही जिला न्यायालयों के द्वारा मशीन लर्निंग अनुवादों की जांच करने के लिए भी कहा गया है और स्थानीय लैंग्वेजेस में भी अनुवाद करने की बात कही गई है। दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 22वां कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 फरवरी को। अच्छा, ये स्पेशली कर्नाटक की संस्कृति, उसकी परंपराओं, उसकी विरासत के बारे में है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्नाटक के जो कलाकार हैं, सैकड़ों कलाकार लगभग नृत्य, संगीत, नाटक और कविता के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे। और जो थीम है वो क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए सीएससी अकादमी और नाइटिल ने समझौता करा है और एक एमयू पर हस्ताक्षर करा है। अगर हम सीएससी के बारे में बात करें, यानी एक तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर है जो स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको डिजिटली साक्षर करने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और डिजिटली उनको रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए काम करता है। अगर हम नाइटिल के बारे में बात करें तो नाइटिल क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, उससे रिलेट करती है। स्पेशली भारत में डिजिटल रूप से युवाओं को साक्षर करना इसका काम है। तो इन दोनों ने टाइप करा है डिजिटली साक्षरता को बढ़ाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरीके से आपके साथ बनी रहूंगी। और आज हमारी क्वेश्चन की सीरीज है वो भी आएगी, यानी हफ्ते का जो हम पढ़ाते हैं, पूरे वीक में हम जो पढ़ाते हैं उसको एक क्वेश्चन सीरीज के रूप में लेकर आते हैं, जिससे कि क्विक रिविजन हो पाए और एग्जाम की प्रिपरेशन हो पाए। थैंक यू सो मच।